आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जीएस में इसी तरह के सवाल फिर से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? गैल्वेनोमीटर, जनरेटर, अमीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, अमीटर। क्योंकि अमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, इसलिए इसका नाम अमीटर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक चुनिए। किलोग्राम पर सेंटीमीटर, मात्रक विहीन, किलोग्राम पर घन मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि अपेक्षित घनत्व को किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि अपेक्षित घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है, यह एक आयामहीन मात्रा है और इसकी कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट, ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है वोल्ट, वाट, एम्पियर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की जो मापक इकाई है वो डेसिबल होती है, जबकि शक्ति की मापन इकाई वाट है और एम्पियर जो है विद्युत धारा की मापन इकाई है। तो इसमें हमारा ध्वनि की मापन इकाई क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। हवा में नमी मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। जबकि हम हाइड्रोमीटर से जो है तरल के विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं और एरोमीटर से हवा या अन्य गैसों का वजन, घनत्व आदि मापने में जो है उपकरण का उपयोग होता है हाइड्रोमीटर से। लेकिन हवा में नमी मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का। हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक फदिश राशि, विमा विहीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन है, एक फदिश राशि। धारा घनत्व क्या होता है? एक फदिश राशि। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक फदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक फदिश राशि है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश राशि, फदिश राशि, आयाम रहित राशि या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। जो चुंबकीय क्षेत्र है ये एक फदिश राशि है। वैसी भौतिक राशियाँ जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं, उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन, त्वरण आदि। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण जो होता है वो सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति, जैसे सड़क पर साइकिल की गति, जबकि दो अस्थैतिक सतहों जिनके बीच गति होने वाले के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को अस्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इनके संबंध ऐसे हैं, सबसे पहले अस्थैतिक घर्षण होता है, फिर इसके बाद फिसलन घर्षण होता है, फिर इसके बाद रोलिंग घर्षण होता है। यानी रोलिंग घर्षण में जो है सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरीमीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अंतरिक्ष रॉकेट जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का जो है पालन करता है और प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक से गोली चलाना, ये भी जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। और पीछे गोली चलाना, पीछे की तरफ धक्का देना, नाव पर से कूदना तो नाव पीछे भागना, ये सब क्या है? न्यूटन के जो है थर्ड नियम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चौक कुंडली द्वारा, डायनोमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एसी करंट जो है हम डायनोमो द्वारा
उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा? डायनमो द्वारा उत्पन्न करते हैं। डायनमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनार तकनीकी का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने में, हिमशैल का पता लगाने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सोनार एक ऐसी तकनीकी है जिसमें ध्वनि संचरण का उपयोग पानी की सतह पर या उसके नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। यह अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है उत्पन्न करता है। और सोनार तकनीकी का उपयोग जो है समुद्र की गहराई निर्धारित करने में, पानी के नीचे पहाड़ियों को पता करने में, पनडुब्बियों, घाटियों, हिमखंडों आदि का पता लगाने हेतु किया जाता है। किससे? सोनार तकनीकी का। इसलिए जो है हमारा ये डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में। पानी के नीचे पहाड़ियों को पता लगाने में, हिमशैलों को पता लगाने में, समुद्र की गहराई पता लगाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव कान की श्रवण प्रयास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो मानव कान की जो श्रवण प्रयास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 है। कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000। ध्वनि की एक प्रकार की तरह यह जो है अनुदैर्घ्य तरंग है जो कि वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। मानव कान की श्रवण प्रयास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय नहीं है? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्युत चुम्बकी जो है वो अल्फा किरण जो है वो विद्युत चुम्बकी नहीं होती है। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। इन तरंगों की कल्पना सर्वप्रथम मैक्सवेल ने की थी। ये तरंगे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के मध्य कंपन से उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें और गामा किरणें शामिल हैं। अल्फा किरण जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यह अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। गामा किरण, एक्स किरण और जो है अवरक्त किरण, परावैंगनी किरण, ये सब जो होती हैं ये चुम्बकीय हैं। लेकिन जो अल्फा किरण है वो जो है चुम्बकीय तरंग नहीं होती, क्योंकि ये अल्फा कणों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, या जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो प्रकाश जो है इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जो है इसलिए इनका प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसके माध्यम के कण तरंग की प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं? ये जो है एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसमें हमारा ए ऑप्शन चाहिए, डी ऑप्शन नहीं चाहिए, ए ऑप्शन। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य है? अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, दृश्यमान विकिरण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है और जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्घ्य होता है। इसलिए हमारा इसमें कौन सा होगा? परावैंगनी विकिरण, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील की गिलास की तुलना में, क्योंकि पोर्सिलीन मग में हैंडल होता है, पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है, स्टील के गिलास में चाय तेजी से ठंडी हो जाएगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो पोर्सिलीन मग जो है एक चाय पीना सुविधाजनक, क्योंकि स्टील के गिलास की तुलना में पोर्सिलीन चीनी मिट्टी ऊष्मा का जो है, पोर्सिलीन का मतलब होता है चीनी मिट्टी का कुचालक है। जो पदार्थ ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने देते हैं वे ऊष्मा के सुचालक होते हैं। स्टील, गिलास, तांबा, चांदी ये सब जो होते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये अपने अंदर से ऊष्मा जबकि जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा नहीं गुजरने देते हैं उन्हें ऊष्मा का हम कुचालक कहते हैं, जैसे पोर्सिलीन, प्लास्टिक, लकड़ी व रबर इत्यादि। जिसमें हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन। पोर्सिलीन ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? संवेग, चुंबकत्व, आवेश,
या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका तात्पर्य गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने वाले प्रतिकूल बल के विरुद्ध कार्य पूरा करने में यांत्रिक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। इसके कारण सोलेनोइड में धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ई ऑप्शन जो है सही है, कोई नहीं। लेंज का नियम, जो लेंज का नियम होता है, ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, न कि संवेग चुंबकत्व, ऊर्जा संरक्षण, इसलिए हमारा ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण है ऊंचे स्थान पर पानी ज़्यादा तापक्रम पर उबलता है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऊंचे स्थान पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम जो है घट जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का जो तापक्रम होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट, एक बर्फाती दिन में शुष्क एवं आर्द्र बल तापमापी समान माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में कम माप दर्शाते हैं। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाते हैं क्योंकि आमतौर पर परीक्षण प्रयोगशाला और कपड़ा मिल में सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका बर्फाती दिनों में शुष्क बल तापमापी आर्द्र बल तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में होगी। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, E16 क्योंकि जो है एक कृष्णिका का उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T3 के तापक्रम कर दिया जाएगा तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में E16 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? E16। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं, क्यों? क्योंकि ग्लेशियर का आधार गर्म परिस्थितियों में रहता है। हिमानी का आधार पर बर्फ की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। यह जो है आधार पर दाब अधिक होने में गलनांक कहीं कमी होती है। या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। एक हिमानी का जो है आधार पिघलता है, उसका शीर्ष नहीं, क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का जो तापमान है इतना होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम एक ताप मापक्रम है जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के हिमांक और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल के क्वथनांक पर आधारित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल, समतल, उत्तल, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, उत्तल, क्योंकि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये बाहर की तरफ मुड़े होने के कारण सदैव सीधा प्रतिबिंब और व्यापक दृश्य क्षेत्र प्रदान करते हैं। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट एवं नाई की दुकान पर सेविंग, यानी अवतल का जो यूज होता है वो पास की वस्तुओं के लिए होता है और उत्तल का जो यूज होता है वो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए होता है। इसलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प तथा आर्गन, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, मरकरी वाष्प तथा आर्गन। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः जो है मरकरी वाष्प तथा आर्गन का जो है यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? वातावरणीय परावर्तन,
वातावरणीय अपवर्तन, पूर्ण अपवर्तन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो सितारे की जो चमकने की प्रक्रिया है वो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक उदाहरण और भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, पानी से भरे टब की तले में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। द्रव में डूबी हुई जो है छड़ी होती है वह अंततः टेढ़ी दिखाई पड़ती है। पानी में अगर आप कोई डंडी डालेंगे सीधा करके तो वो आपको तिरछा नजर आती है। तो किसके कारण होता है? वो वातावरणीय अपवर्तन के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। वास्तविक, आभासी और उल्टा होता है। इसमें नहीं दिया है तो हमारा ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब क्या? वास्तविक, आभासी और उल्टा हो सकता है। जैसे यदि वस्तु पर अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो दर्पण द्वारा निरूपित प्रतिबिंब आकार में बड़ा, सीधा और आभासी होता है। ऐसी स्थिति में दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल, फोकस दूरी का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या उपरोक्त में से एक से अधिक है कोई नहीं। क्योंकि अधिक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है, अतः शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस जो है बेहतर होगा, और इसमें वो कोई विकल्प है नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। यानी किसी शब्दकोश के लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हमें चाहिए, यानी तब जो है हम पास के अक्षरों को अच्छे से पढ़ सकेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? परितारिका, कार्निया, दृष्टपटल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, दृष्टपटल। दृष्टिपटल नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनता है। रेटिना बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी रहती है जो रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजती है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो अभिलंब और परावर्तित के बीच का कोण क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो आपतन के बाद परावर्तित होकर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश का हम परावर्तन कहते हैं। तो यानी जो है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो इसमें हमारा जो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला, लाल, पीला, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी, पीला प्रकाश। पीला प्रकाश की जो है जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ.एल बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। एफ.एल बराबर 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह, एफ.एल 10 सेंटीमीटर एक अवतल लेंस की तरह, या एफ.एल 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर, एफ.एल ग्रेटर दैन 10 सेंटीमीटर एक उत्तल लेंस की तरह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंद अपारदर्शी होती है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से भी प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत आयाम, आवृत या आयाम। तो आवृत या आयाम। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए है, आवृत्ति।
एकवर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह आवृत्ति अपनी नहीं बदलता है। प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता जो है बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो एक ऐसा उदाहरण है, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा ए ऑप्शन सही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उदाहरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और इसे फोटो सेल भी कहते हैं। फोटो सेल 3 प्रकार के होते हैं, फोटो उत्सर्जक सेल, फोटो प्रवाहकीय सेल और फोटो वोल्टिक सेल होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र से परे? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, वक्रता के केंद्र पर। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता के केंद्र पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैंडला एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, 8 पाई ल्यूमेन। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैगनी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बैगनी रंग जो है वो उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग का, क्योंकि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विचलन में बैगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। प्रिज्म एक प्रकार का ऑप्टिकल त्रिभुजाकार जो है पारदर्शी आकृति है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण, बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन जो है अधिकतम होता है। जबकि लाल रंग जो है, लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन जो है कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक से दूरी होती है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक से दूरी होती है लगभग 1 मिमी, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या उपरोक्त में से एक से अधिक। एक सामान्य नेत्र की नाभिक से जो दूरी है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। कितना? नाभिक जो है लगभग 2 सेंटीमीटर होती है। हमारा इसकी छवि रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई 2 सेंटीमीटर के लगभग होनी आवश्यक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है पीला, बैगनी, या नीला? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है बैगनी। बैगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होता है। बैगनी रंग का जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो सबसे कम होती है। बैगनी रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे होती है, जबकि इसकी गति प्रिज्म में न्यूनतम होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण, विद्युत बल्ब, कुचालक, या जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं? इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का यूज किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, जिससे वह उच्च ताप पर जल्दी नहीं पिघलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। हमारा सी ऑप्शन जो है सही है, विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? IR², VI, I²R, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो जो IR² है ये प्रदर्शित नहीं करता। हमारा ए ऑप्शन इसमें सही है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V=IR। हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां R एक नियतांक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपघट्य, विद्युत लेपन या विद्युत धारा या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा ऋणात्मक आवेशों का प्रवाह है जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धारा प्रवाह की दिशा में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा। नेक्स्ट, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी तथा समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। तो सड़क पे जो है जो प्रकाश होने वाले बल्ब हैं, प्रकाश करने वाले जो बल्ब होते हैं उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होता है, प्रकाश में गिरावट आती है, जिससे यह इसके रेटेड ल्यूमेन में कम चमक होगा। इसलिए बल्बों को रेटेड ल्यूमेन बनाए रखने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? समानांतर क्रम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? नाइक्रोम, तांबा, टार्च बल्ब या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो गैर ओमिक प्रतिरोध ओम के नियम का पालन जो नहीं करता है, अर्धचालक, डायोड, थर्मिस्टर और प्रकाश निर्भर प्रतिरोधक एवं टार्च एवं बल्ब शामिल है। इसलिए इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। टार्च बल्ब जो होता है ये गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले जो कण हैं वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। यह पूरी तरह से मुख्य कण नहीं बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायोड का प्रयोग होता है प्रवर्धक के रूप में, दिष्टकारी के रूप में, दोलित्र के रूप में या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो डायोड का जो प्रयोग है वो दिष्टकारी के रूप में होता है। हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। डायोड का निर्माण जो है अर्धचालकों से किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो विद्युत विभव को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। इसलिए हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है? गलन तापमान, क्यूरी तापमान या नीला तापमान। तो ये जो होता है क्यूरी तापमान पे क्या होता है, क्यूरी तापमान पे लौह चुंबकीय पदार्थ अनचुंबकीय बन जाता है, क्योंकि क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुणों में तेजी से बदलाव करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन्य क्रिया सबसे क्षीण है? वैद्युत चुंबकीय, स्थिर वैद्युत, गुरुत्वीय, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे क्षीण होता है। गुरुत्वीय बल सबसे क्षीण है। गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री है नरम लोहा, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई। तो विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः जो उपयोग की जाती है वो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका? नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि जे जूल है, सी कूलाम है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या होगी?
इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो है लैम्डा सी इनवर्स विभवांतर की जो एसआई इकाई होती है वो वोल्ट है और वी द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच विद्युत क्षमता के अंतर को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वोल्ट वाई बराबर जूल पर कूलम या वी इक्वल टू लैम्डा अपान सी, वी इक्वल लैम्डा सी इनवर्स होता है। नेक्स्ट, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनकी जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिक तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप में आवेशित कण है? बीटा किरण, अल्फा किरण, कैथोड किरण या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, अल्फा किरण, अल्फा किरण। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, न्यूट्रॉनों के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, मंदक के रूप में, मंदक के रूप में। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम समतुल्य, श्रृंखला अपक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, 10 जूल के समतुल्य विराम द्रव्यमान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, श्रृंखला अपक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए पिंड की जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहती है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, स्थिर ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह घूमता है स्थिर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के या उसके घनत्व के या उसकी लंबाई के। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, उसकी लंबाई के सही होता है। किसका? उसकी लंबाई के जो है वो समानुपाती होता है। नेक्स्ट, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें किस निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? केसिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर एक प्रकार का कणित उपकरण है जो स्प्रे के गठन के तरल के फैलाव की सुविधा को प्रदान करता है। ये बर्नौली के सिद्धांत पे काम करते हैं। किस पे? बर्नौली के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वो जो है खड़े होने की स्थिति में जमीन पर अधिक भार धकेल सकता है। नेक्स्ट, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या रहता है? समान रहता है, बढ़ जाता है या घट जाता है या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा बी ऑप्शन है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु के 91वें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? 1/n², 1/n या n² या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये n² के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है को कहा जाता है अपचयन, उपचयन, अपोपचय या अभिक्रिया। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, इसे हम अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? लिथियम, बेरिलियम, बोरान या जो है एक से अधिक या कोई नहीं। तो लिथियम की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन, इथिलीन, मिथिलीन या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो वो इथिलीन का यूज करते हैं। किसका? इथिलीन का यूज हम करते हैं फलों को जबरदस्ती। इसका रासायनिक सूत्र होता है जो C2H4 होता है, कहीं कभी कभी C2H4 भी दे देता है। नेक्स्ट,
सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अपक्रिया में सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसका हमारा ए ऑप्शन है, उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन हमारा है, इमली में कौन सा अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में भी टार्टरिक, इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा या सिरका। तो जो है रक्त प्लाज्मा का पीएच जो है 7 होता है। जिनका मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं और जिनका मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं। इस टोटल पीएच का जो मान होता है 0 से 14 के बीच में होता है। नेक्स्ट, पेंसिल या लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सल्फर, सिलिकॉन, ग्रेफाइट या एक से अधिक या कोई नहीं। तो पेंसिल बनाने के लिए हम या लेड, पेंसिल लेड में किसका? ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ग्रेफाइट एक कार्बन का अपर रूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, हेक्सेनॉल या एथेनॉल या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो एथेनॉल जो है वो पेय के लिए उपयुक्त है। एथेनॉल ये जो है गेहूँ, मक्का, गन्ने तथा शक्कर आदि से उत्पादित किया जाता है। इसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है। एथेनॉल का उपयोग पीने के लिए शराब के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है COCH3, MgS4, CaHCO3 ट्वाइस। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सी, CaHCO3 ट्वाइस। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है? CaHCO3 ट्वाइस। पानी की कठोरता बाइकार्बोनेट, सल्फेट और कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट, KMnO4 अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है जो है C6H8O7। C6H8O7 इसे लाल दवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? KMnO4 को या पोटेशियम परमानेंट, जिसे इसको KMnO4 को लाल दवा भी कहा जाता है और इसको कहते हैं साइट्रिक एसिड। पोटेशियम परमानेंट को क्या कहते हैं? लाल दवा, और इसका सूत्र क्या है? KMnO4। नेक्स्ट, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है C/2 C/137। तो निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। नेक्स्ट, Al2O3 2SiO2 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? ये जो है चीनी मिट्टी का सूत्र है। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या है? Al2O3 2SiO2 2H2O। ये किसका सूत्र है? चीनी मिट्टी का। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगा? उठेगी, गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी या उपरोक्त में से एक से अधिक। जो है वो पानी और तो क्या है? गिरेगी। मिट्टी के तेल की जो सतह है वो गिरेगी। पानी और मिट्टी के तेल अमिश्रणीय प्रकृति के पदार्थ, तो फिर बर्फ के टुकड़े को मिट्टी के तेल के डालने पर बर्फ अपने आकार के 3/4 के बराबर को विस्थापित करता है, जिसमें पहले तो तेल ऊपरी सतह पर है, परंतु बर्फ पिघलने और पानी बनने पर पानी ऊपरी सतह पर आच्छादित कर लेता है तथा तेल सतह के गिरकर अपने प्रारंभिक सतह को प्राप्त कर लेता है, यानी गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? क्षार, लवण, प्रोटोनिक एसिड, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। जो लुईस की अवधारणा है वो अम्ल और क्षार का वर्णन के लिए वैकल्पिक अवधारणा प्रस्तावित करती है। इसमें हमारा क्षार दिया हुआ है, हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उदासीनीकरण प्रक्रिया का एक उत्क्रम क्या है? फॉर्मेशन, स्पिल्टिंग, हाइड्रोलिसिस या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो उदासीनी प्रक्रिया का जो उत्क्रम है वो हाइड्रोलिसिस है। क्या है? हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है? रक्त, सिरका, धुआं
तो इसमें जो है सिरका जो है वो कोलाइड नहीं है, बाकी रक्त और धुआं जो है ये कोलाइड होते हैं। कोलाइड एक विस्मांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा है कि हम उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जबकि वास्तविक विलयन दो या दो अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। सिरका जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण है, ये कोलाइड नहीं है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। CH3 कभी कभी पूछ लेता है, COOH। नेक्स्ट, माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस, ग्रेफाइट या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जो लगा होता है वो फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफ़ेद नीलम, मोइसानाइट, ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनिया सीजेट। इसमें प्रयोगशाला में जो होता है उसमें ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेद वाइट लेड, सिंदूर रेड लेड, लिथार्ज। इसमें हमारा सही ऑप्शन है सफ़ेद वाइट लेड। क्षारीय बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सफ़ेदा वाइट लेड। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का जो पीएच मान होता है वो क्या? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, 7 से कम। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका, हल्दी, खाने वाला सोडा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो हल्दी होती है वो क्षार का संकेतक होता है। हल्दी जो है क्षार का संकेतक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया में कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की जो क्रिया होती है विरंजक चूर्ण पदार्थ बनता है। हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा? वॉशिंग सोडा का घोल, बेकिंग सोडा का घोल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है। बेकिंग सोडा को जो घोल हो, बी ऑप्शन सिरका जो है, बी ऑप्शन सिरका जो है लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोए तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। सिरका नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि लिटमस पेपर को जब क्षारीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है और वहीं वॉशिंग सोडा व घोल बेकिंग सोडा भी घोल क्षारीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक भाषा में मोर्चा या जंग क्या है? तो हमारा हाइड्रोटेक फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोटेट फेरिक ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, केवल फेरिक ऑक्साइड। रासायनिक भाषा में मोर्चा क्या है? केवल फेरिक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या है? सूखी बर्फ क्या है? ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? CeO, FeO या ZnO या उपरोक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो जल में घुलनशील जो है वो CaO है। हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? नेफ्थलीन, कास्टिक सोडा या ग्लिसरॉल। तो साबुन उद्योग का उपजात क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, क्योंकि वस्तु साबुन उच्च वसा अम्लों के साथ सोडियम लवण है। इसमें पॉमिटिक अम्ल एस और स्टीटिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख है। अच्छे साबुन में 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटरिक अणुओं में शामिल है? एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, जल या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो एम्फोटिक अणुओं में जो है जल जो है शामिल है। क्या है? जल। हमारा सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? इस घटना का नाम उत्सादन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? उत्सादन। अगला 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 क्वेश्चन हमारा है, कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। पारा, ब्रोमीन या सोडियम। तो पारा जो है कमरे के ताप पे जो है वो द्रव स्थिति में बना रहता है। पारे को हम क्विक सिल्वर भी कहते हैं, यह ऊष्मा और विद्युत सुचालक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है? विस्फोटकों, पेंट, घोलकों या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का जो साधारण रूप से उत्पादन उपयोग होता है वो बी ऑप्शन हमारा सही है, पेंट। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से जो है पेंट के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग हैं लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट या प्रकाश उत्सर्जक डायोड में भी इसका उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका रबर में भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का, और दवाओं के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी ईंधन की क्षमता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है उसके घनत्व, उसके कैलोरी मान, उसकी मात्रा या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो किसी ईंधन की जो दक्षता है उसके कैलोरी मान से व्यक्त की जाती है। किसके? कैलोरी मान से। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोक, पेट्रोलियम या कोलता। तो इसमें जो है कोक ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है यूएए, यूएयू, यूजीसी या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए, यूएए। अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है यूएए। अगला क्वेश्चन हमारा है, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है फल, विंटरग्रीन का तेल, पेट्रोलियम या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। एरोमेटिक यौगिकों का जो मुख्य स्रोत है वो पेट्रोलियम है। हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, रंग है और उनसे संबंधित संयोजन है। तो मैजेंटा जो है लाल और नीला, मैजेंटा लाल और नीला। टील लाल और नीला। टील जो है टील नीला हरा सफ़ेद, नीला हरा सफ़ेद। मोव नीला लाल सफ़ेद, नीला लाल सफ़ेद। सियान जो है हरा और नीला से है। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ए, 2 3 4 1। मैजेंटा लाल और नीला, टील नीला हरा और सफ़ेद, मोव नीला लाल और सफ़ेद, सियान हरा और नीला। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? उत्प्रेरक वर्धक, समांगी उत्प्रेरक या विषमांगी उत्प्रेरक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिक्रिया की दर को जो धीमा करता है वो है इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस या नींबू का रस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस ये सब बिजली के सुचालक हैं। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन के किस रूप में जाना जाता है? इसमें हमारा सही ऑप्शन है विलयन की सांद्रता। अगला क्वेश्चन हमारा है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला फाइबर क्या होता है? नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड या केवलर। उसे केवलर कहते हैं। क्या कहते हैं? केवलर कहते हैं। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों के पैराफिनोलिन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा ई ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाले अंक ऑक्टेन संख्या कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? सुपोषण जैव आवर्धन या जैव आवर्धन। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है बी, जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन।
अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजनक आवर्धन। इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो हमारा ए ऑप्शन है, जैविक आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि जिंक टिन की तुलना में महंगा है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो दोस्तों ये थे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है जीएस में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर के। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपकी आगे की तैयारी में मदद करेगा। आपको अगले वीडियो में हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित वे सारे प्रश्न कराएंगे जो जीएस में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे ही हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।